आकर बैठते हैं। मैं नॉर्वे में रहता हूँ जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल पे ध्रुव पे स्थित है, और वहाँ से इस बार मैं आया हूँ इंडिया काफ़ी दिनों बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। राजस्थान का खास करके मैं भोजन का शौकीन हूँ, और मैं सोच रहा था कि बीकानेर जाऊँ और वहाँ जाकर तरह तरह के चीज़ें ट्राई करूँ, तो गर्मी की वजह से जा नहीं पाया। जयपुर तक तो आ ही गया हूँ। आप लोगों का कोई भी अगर मेरे से सवाल हो कैजुअल, इतिहास का मतलब आप ईस्वी वगैरह मत पूछना, वो तो याद नहीं है, लेकिन मेरे से कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। इतिहास में जब पुनर्जागरण हुआ था तो पुनर्जागरण में ऐसे ऐसे लोग हुए थे जिनको अलग अलग कई सब्जेक्ट आया करते थे, तो उनको बाद में कहना ही शुरू कर दिया कि रेनेसां मेन है, कि लियोनार्डो दा विंची है तो मूर्तिकार भी है, स्थापत्य कलाकार भी है, गणितज्ञ भी है, इंजीनियर भी है। मुझे लगता है आज के दौर में वो भूमिका कोई निभाते हैं डॉक्टर साहब जैसे लोग निभाते हैं। भाई पढ़ने के बाद में इस बात की हैरत होती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा खाने के बारे में भी जान ले, डॉक्टर के बारे में भी जान ले, खेल के बारे में भी जान ले, पॉलिटिक्स का भी जान ले। भारत में बेसिकली हर आदमी को तीन चीज आती है, बॉलीवुड आता है, क्रिकेट आता है, पॉलिटिक्स आता है। इनके अलावा नहीं जानता बंदा। डॉक्टर साहब उनके अलावा खूब सारी बातें जानते हैं। आप खूब सारी बातें पूछ पाएंगे, डॉक्टर साहब खूब सारी आपको जानकारियां देंगे। आपकी कोई बातें हो तो आप पूछना डॉक्टर साहब से। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजवीर सर को तो मैं देखता रहता हूँ, मैं देखता ही हूँ। मेरी बीवी जो है यहाँ बैठी है, वो भी बहुत बड़ी फैन है उनकी। मतलब इतने साधारण शब्दों में ये समझाते हैं, और मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे जब बोला कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी और आईएएस और यूपीएससी, मेरा तो इन सबसे दूर दूर तक कोई नाता है नहीं, लेकिन मैंने कहा देखते हैं। यहाँ एकेडमी में इतने सारे स्टूडेंट्स आकर बैठते हैं। मैं नॉर्वे में रहता हूँ जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल पे ध्रुव पे स्थित है, और वहाँ से इस बार मैं आया हूँ इंडिया काफ़ी दिनों बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। राजस्थान का खास करके मैं भोजन का शौकीन हूँ, और मैं सोच रहा था कि बीकानेर जाऊं और वहां जाकर तरह तरह के चीजें ट्राई करूं, तो गर्मी की वजह से जा नहीं पाया। जयपुर तक तो आ ही गया हूं। आप लोगों का कोई भी अगर मेरे से सवाल हो कैजुअल, इतिहास का मतलब आप ईस्वी वगैरह मत पूछना, वो तो याद नहीं है, लेकिन मेरे से कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मैं तो डॉक्टर हूँ और किताबें भी लिखता हूँ। तो मैं एक चीज कहूंगा कि हम लोग 8-10 घंटे का काम करते हैं, और उसके बाद अगर थोड़ा लिखते पढ़ते हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो समय टाइम मैनेजमेंट करने का, आजकल बहुत ज्यादा टाइम, अगर कोई मुझे भी फेसबुक पढ़ रहा है तो बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम हमारा सोशल मीडिया में बर्बाद होता जाता है और कई चीजों में चला जाता है। तो उसको कोशिश करना है कि हमें कम से कम जो भी टाइम हम यूज करें उसको ठीक से यूज करें। आप लोगों को तो बड़े बड़े पदों पे जाना है, राजस्थान में या फिर भारत में अच्छी जगहों पे जाना है, तो आपके पास और भी समय कम होगा। हालांकि देखता हूं मैं जितने आईएएस वगैरह हैं वो ट्विटर पे हर 10 मिनट में एक ट्वीट डालते रहते हैं, लेकिन वो काफी एक्टिव, बहुत सारे काम करते रहते हैं। और उसके बीच में आपको लगता होगा कि प्रवीण झा फेसबुक पे सुपर एक्टिव है, तो घर पे मतलब करता क्या होगा। तो दुनिया में कोई फ्री में तो किसी को सैलरी देता नहीं है। तो मैं जब यूरोप में डॉक्टर हूँ तो कई सारे पेशेंट्स वहां भी होते ही हैं, दिन के करीब 100 पेशेंट होते हैं, और उसके बीच में हम लोग जो समय निकालते हैं वो कभी कोई पेशेंट अगर लेट है या फिर कभी काम के बाद हम लोगों ने कुछ पढ़ा, और उस सब करते करते फिर हम किताब लिखते हैं या जो भी करते हैं। तो हमारे पास जो भी समय है, जितना भी समय है, क्योंकि एक ही दुनिया में एक ही समाजवाद कहते हैं, एक ही चीज का समाजवाद है। लोगों के पास
बराबर पैसा नहीं है लोगों के पास, एक जैसी नौकरी नहीं है लोगों के पास, एक जैसा लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सबके पास एक ही जैसा टाइम है। यानी सबके पास 24 घंटे ही है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके पास तो एक ही चीज का जो सोशलिज्म है दुनिया में, वो है टाइम का। उसमें कोई अंबानी भी हो तो उसके पास भी उतने ही घंटे हैं जितने एक गरीब आदमी के पास है। तो उसको देखना पड़ेगा कि हमें उस घंटे को कैसे यूज करना है और सही तरीके से यूज करना है। और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि मैं वैसे तो लेखक हूं, लेकिन मैंने कोई पोएट, कोई कविता पद्य नहीं लिखा है, ना ही कोई उपन्यास लिखा है। तो साहित्यकार जिसको बोलते हैं कि कम से कम एक उपन्यास लिखा हो, प्रेमचंद जैसे लोग हुए, मैं तो साहित्यकार नहीं हूं, ना ही मैं कोई हिस्टोरियन हूं, मेरा कोई हिस्ट्री में मेरी कोई डिग्री नहीं है। लेकिन हर किसी को एक चीज सबके पास होती है कि वो किसी चीज को देखता है, महसूस करता है, तो उसको लिख सकता है। एक अभिव्यक्ति सबके पास होती है, उसके लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती है या कोई बहुत बड़ी एजुकेशन की बात नहीं होती है। कहीं भी आप, मैं अभी लद्दाख गया था तो वहां पे मैं आजकल लिख भी रहा हूँ इनफैक्ट फेसबुक पे वहां के अनुभव। आप लोगों से बात करते हैं, कई चीजें जान लेते हैं। राजस्थान के लोगों से बात करके, मैंने एक बार एक बड़ी अच्छी सब्जी खाई थी, पचकुटिया, राजस्थान में काफी पॉपुलर है। और वो सब्जी जब मैंने खाई तो मैंने पता किया कि ये होता क्या है पचकुटिया, और फिर बताया लोगों ने, फिर मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिख दिया कि क्यों खाते होंगे, कैसे खाते होंगे। तो इस तरह से आप, इसके लिए कोई बहुत बड़ा हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम आते जाते कहीं भी कुछ भी सीखते रहते हैं, और उसको उसको अगर आप अच्छे से लिख पाते हैं किसी चीज पर, तो एक को एक समझ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई कुछ भी पूछे, रूस यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, और लोग टीवी देख के बताएंगे कि अमेरिका ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी सोच क्या है, और उसको किस तरह से आप देखते हैं, और कोशिश करिए कि उसको उसको लिखने का या उसको फ्रेम करने का। और ये एक, मेरे ख्याल से एक भेड़िया दसान ना हो कि हर जगह न्यूज में जो चल रहा है वो आपने कह दिया। आपकी अपनी सोच क्या कहती है उस तरह से। तो मैं जो भी लिखता हूं, या मेरी जो कोशिश होती है वो यही कि जो इतिहासकारों ने कहा या जो जिन्होंने कहा, उससे अलग एक नॉर्मल व्यक्ति किसी चीज को कैसे देखता है, और उस तरह से ही मेरी किताबों में है कि आजकल होता है कि या तो लेफ्ट लीनिंग होता है कम्युनिस्ट राइटिंग, या राइट लीनिंग, वो सब एक नॉर्मल आदमी का भी अपना एक अपनी एक सोच होती है जो कि लिखा जा सकता है, जिसके लिए किसी का लीनिंग की जरूरत नहीं है कि वो लेफ्ट हो या राइट हो या जैसा भी हो। तो मेरे ख्याल से हम सबको समय के साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि एक अपनी सोच बनानी है। जो आपको पढ़ाते हैं, एक से एक आपके टीचर्स मिले हुए हैं, लेकिन हर आदमी अगर एक ही चीज लिखने लगेगा तो फिर उसमें अंतर कैसे आएगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तरफ से आप क्या कहते हैं। एक बड़े अच्छे, एक बार हमारे साथ एक फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत बढ़िया पेपर लिखा। उसमें लिखा उन्होंने कि रूसो ने ये कहा, वोल्टायर ने ये कहा, मतलब 3 पन्ने भर दिए उन्होंने, कई किताबों का रेफरेंस दे के लिखा। तो नीचे शिक्षक ने मार्क किया कि तुमने क्या कहा मतलब 20 लोगों ने ये कहा वो कहा, इस विषय पे लिख दिया, लेकिन तुमने क्या कहा ये मुझे मिला ही नहीं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होगी, लेकिन अगर हमारी अपनी ही सोच नहीं बनी, हम सिर्फ रेफरेंस ही देते रह गए, तो फिर आपने कुछ नहीं किया। तो हमारी यही कोशिश हो कि जो भी हमारे टीचर सिखाते हैं उससे अलग। और मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से पता नहीं है कि किस तरह से मार्क्स मिलते हैं या क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक चीज होती होगी कि अगर कोई लिख रहा है उसमें एक सेट पैटर्न से या किसी गाइड से या किसी रट्टा मारू चीज से नहीं लिख के एक अपनी सोच बना के लिखता है, एक अपने तर्क देता है, तो वो मेरे ख्याल से उसका उसका एक अलग वैल्यू होता होगा। बाकी तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं जो कि फैक्ट ही नहीं है। सिर्फ एनालिसिस, जो विश्लेषण वाली चीज होती है, उसमें सिर्फ आप दिमाग लगा सकते हैं। फैक्ट का तो ढांचा वही वही का वही रहेगा। और मेरे अनुभवों में यही है, मैं जब
कुछ साल अमेरिका में रहा हूं, कुछ साल यूरोप में रहा हूं। दुनिया का जो नजरिया है वो मैंने अलग अलग देखा है, और एक चीज दिखती है कि भारत में एक तरह से सभी लोग एक ही चीज को फॉलो करते हैं। मैंने खुद ही देखा है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनते थे, या फिर थोड़ा आगे अगर वो दोनों नहीं हुआ तो थोड़ा आगे फिर ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन में नंबर हिसाब से कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, और फिर आ गए बैंक पीओ की तैयारी करने लग गए या यूपीएससी की तैयारी। एक एक पैटर्न इंडिया का इस तरह से दिखता है, जबकि विदेशों में इस तरह का सिस्टम नहीं है कि कोई कोई कुछ भी स्ट्रीम लेता है। और सच में आप देखेंगे कि जो प्लम्बर होता है या कारपेंटर होते हैं वो भी स्पोर्ट्स कार एसयूवी में आते हैं, नल ठीक करके जाते हैं और निकल जाते हैं। तो वो हमारे यहाँ एक बना हुआ है कि एक खास चीज ही करेगा तभी कुछ होगा। लेकिन इंडिया में भी मेरे ख्याल से वो चीज अगर वहां हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है कि एक तरह से अगर आप किसी भी स्किल में अच्छे हैं तो उसको अगर आप करें ठीक से और श्रम का सही रेट दिया जाए तो सबकी जिंदगी अच्छी होगी। ऐसा नहीं होगा ये जो बाबूवाद होता है कि एक बॉस है, एक उसका ये है, वो ज्यादा नहीं होगा। ये एक फर्क मुझे दिखता है कि नॉर्वे वगैरह में लोगों की बराबरी है, कोई इस तरह का कि कोई बड़े पद पर है या कुछ ऐसा है, इस तरह का नहीं है। सारे लोग एक जैसे ही रहते हैं। और डॉक्टर में वहां पे मैं डॉक्टर भी डीआर जो लिखते हैं यहाँ पे वो भी नहीं लिखता हूँ, प्रवीण झा ही हूँ। सबके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है कि डॉक्टर यू। इनफैक्ट मैं वही मेरी वाइफ एक बार कुछ किसी कोर्स में गई, वहां सब पूछ रहे थे कि तुम्हारा पति क्या करता है, तुम्हारा पति क्या करता है। किसी ने बोला कि मेरा पति डॉक्टर है, किसी ने बोला मेरा पति इंजीनियर है, किसी ने बोला मेरा पति है, एक ने कहा मेरा पति प्लम्बर है। सबने कहा नंबर देना 1 मिनट। तो मतलब काम का बंदा बस वही है, बाकी डॉक्टर वॉक्टर तो ऐसे ही है जो चल रहा है। और यहाँ पे अगर प्लम्बर होगा भी पति तो छुपा लेंगी वो कि नहीं नहीं मेरा पति भी अच्छा काम करता है, किसी बड़े फर्म में काम करता है, और पता लगा प्लम्बर। तो इस तरह का माहौल है। और हम देखेंगे इंडिया में शायद ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा भेड़िया दसान नहीं होगा और सब अपनी अपनी मर्जी का काम करेंगे। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो पूछिए। मैं तो ये बहुत पीछे से हाँ आ रही है, माइक आ रही है आपके पास। I want to ask that everyone has their own view, but what you had said is that everyone has to express it in some different manner. So how can one be different from the crowd while expressing themselves? Yeah, that's what you have to actually write something or paraphrase something or try to write something which is not written, and try to have your own view. For example, what we think about Russia-Ukraine war. Simple concept, somebody will say it is a. मैं हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं? हाँ। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध पे अगर कोई पूछेगा तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि ये दो बड़े मतलब अमेरिका और रूस के बीच के जो टसल है वो उभर कर आ रहा है, और अमेरिका जो है यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, उसको हथियार भेज रहा है, और एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है उस युद्ध में। लेकिन ये तो हुआ, ये लगभग आप अगर 20 कॉपी होगी अगर, उसमें 18 लोग यही लिखेंगे कि ये एक ग्लोबल चीज का आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है।
लेकिन उसको कोई अलग तरीके से भी लिख सकता है कि अगर वो इतिहास में जाएगा कि यूक्रेन तो जब रूस की शुरुआत हुई थी या तो उसकी यूक्रेन से ही शुरुआत हुई थी। अगर आप रूस के इतिहास में, मेरी किताब है रूस रशिया रासपुतीन, जो वाणी प्रकाशन से आई है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो किताब पढ़िए, लेकिन ये जो रूस की शुरुआत हुई थी वो यूक्रेन से हुई थी। यूक्रेन की एक अपनी आइडेंटिटी है। सबसे बड़ी चीज जो होती है दुनिया में, चाहे कुछ भी चल रहा हो, सब अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी जो अस्मिता होती है और उसको। तो वो यूक्रेन का सिंपल एंगल तो उतना ही है। बाकी धीरे धीरे खुलेगा कि हाँ नीचे से गैस की पाइपलाइन जा रही है, या फिर तो उसमें मैं कह रहा हूं कि इसके 10 तरह के आंसर हो सकते हैं। उसमें कौन क्या लिखता है ये डिपेंड करता है कि उसकी खुद की सोच कैसी जा रही है। मेरा कहना वही है कि आप वो ना लिखे जो कि चली आ रही है, टीवी में चला रहा है या हर जगह जो लिखा जा रहा है। आप अपनी तरफ से एक व्यू दें कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दें, या फिर कोई और एक तीसरी चीज दें जो कि सिर्फ आप लिख रहे हैं, कोई और नहीं लिख, वो एक एक्स्ट्रा बोनस। बाकी चीजें तो आप लिख देंगे, वो सारे लिखेंगे। हाँ, ऑडियो बुक मेरी भी 5 किताबें ऑडियो बुक पे है, स्टोरी टेल पे। और मैं खुद ऑडियो बुक जैसे गाड़ी से जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तो सुन रहा होता हूँ, या फिर कहीं वॉक पे निकला तो सुन रहा होता हूँ। और इस तरीके से एटलीस्ट मेरे एक दोस्त है जो आधे घंटे रोज सफर करते हैं और महीने में 18 किताबें वो सुन डालते हैं। आधे घंटे जाना आधे घंटे आना, 1 घंटा करके और वो महीने में 18 किताबें सुन डालते हैं पढ़ने के अलावा, मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, जब आप अपने डेस्क पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, आपके सामने किताब है, उस समय आप ऑडियो लगा के सुन रहे हैं, उसका तर्क मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि फिर तो किताब पढ़ ही लो। लेकिन हाँ, आप रास्ते में कहीं ट्रेन पे, बस पे, या कहीं जा रहे हैं, या फिर कहीं घूम रहे हैं और आपने कान में लगा लिया और सुन लिया। पहले मतलब आप देखेंगे शुरुआत में वैदिक काल वगैरह की जो कहानियां होती है, उसमें श्रुति परंपरा थी। उसमें लिखना, ऋग्वेद को भी लिखा नहीं गया था। ऋग्वेद कई सालों तक लोग सिर्फ बोलते थे, वो सारे लोग सुनते थे और वही रिपीट होता था, उसको लिपिबद्ध नहीं किया गया था कई सालों तक। तो पहले तो श्रुति परंपरा ही थी। लेकिन कुक्कू एफएम को ऋग्वेद से तुलना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए मतलब उसके लिए अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि सुनकर मुझे कई बार, मैंने शशि थरूर की एक किताब है अंधकार काल, जो उन्होंने, लेकिन मैंने सुनाई है, क्योंकि शशि थरूर को पढ़ना बहुत मुश्किल है, अंग्रेजी में भी बहुत डिफिकल्ट। लेकिन सुन के वो चीज जो है वो समझ में आ जाती है आराम से, क्योंकि वो धीरे धीरे जो वो उसके नरेटर होते हैं वो बोल रहे होते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से कई किताबों में आपको होगा कि सुनने में अच्छा लगता है। नाटक मैं सुनता हूँ, कुछ कुछ नाटक बड़े अच्छे, क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी भंगिमा होती है। पाकिस्तान की कुछ किताब, मैंने पाकिस्तान पे किताब लिखी हुई है। उर्दू की जो किताबें हैं वो जब ऑडियो, क्योंकि उर्दू मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, तो वो ऑडियो में सुन के उर्दू समझ में आ जाता है, तो वो किताबें भी मैंने ऑडियो में सुनी है, तो वो ठीक है। लेकिन जो पढ़ सकते हैं वो, अब मेरे ख्याल से हमारी आदत नहीं रही कि सुनकर ही सब कुछ हो जाए। राजवीर सर की सुन के आपको याद आ जाएगी चीजें। मेरे ख्याल से और कोई। जी ठीक है। अच्छा, बुक्स पढ़ते हो, पहले 5-10 बुक पढ़ते हो, मेमोरी रिटेंशन का क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आता, उसको बढ़ाने के स्टूडेंट्स इतने सारे फैक्ट पढ़ते हैं, तो उसको याद करने का कुछ ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पर है, या फिर कोई रिवीजन वगैरह? मैं सबके सामने जवाब दूं? अच्छा,
जी सर ने पूछा है कि कई किताबें मैं पढ़ता हूँ या कोई भी पढ़ते हैं तो उसको याद कैसे रखा जाए इतनी सारी किताबें पढ़ के, और उसको उसको किस तरह से, एक एक कारण मैंने जो इतनी सारी किताबें लिख डाली है उसका एक कारण ये भी है कि लिखते लिखते मुझे याद हो जाती है चीजें। अब जैसे जयप्रकाश नारायण पे मेरी किताब है, उस पर मैंने कई किताबें पढ़ी और उसको अपनी भाषा में जब लिखी, तो जयप्रकाश नारायण पे कई लोगों ने लिखा है, ऐसी कुछ मैंने कुछ कमाल नहीं कर दिया लिख के, लेकिन जब मैंने अपनी भाषा में उसको लिखा तो फिर वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। तो मैं हम लोग एमबीबीएस में बहुत ज्यादा रट्टा मारना होता है कई चीजों को, इतनी सारी दवाएं, इतनी सारी चीजें, हम लोग को बहुत ज्यादा मेमोरी, कहते हैं ना डॉक्टर को याददाश्त होनी चाहिए तभी वो डॉक्टर बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, इतने सारे टर्म्स हैं। तो हम लोग, मेरी आदत यही रही थी कि मैं खूब लिखा करता था। और जब आप कलम से कोई चीज लिखते हैं, जैसे किसी भी विषय पे आपने 200-300 शब्द लिख लिए, पढ़ पढ़ के ही लिख लिए, भले ही कॉपी करके लिख लिए, हूबहू उतार दिया किसी किताब से, वो भी चलेगा, नोट्स बनाना जिसको कहते हैं, तो नोट्स मेरे ख्याल से आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए। तो वहां पर अचानक क्या होता है, उस समय लगता है कि हमने लिख लिया और भूल गए, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते तो आपने, चूंकि उस पूरा प्रोसेस, लिखना एक प्रोसेस है, आपने पढ़ा, फिर उसने आपने कलम उठाई, फिर उसको कॉपी में अपने शब्दों में या जैसे भी बुलेट पॉइंट्स बना के या जो भी आपने एक नोट्स बनाई, वो चीज अचानक से एग्जाम हॉल में याद आ जाती है। सिर्फ पढ़ी हुई चीजें याद नहीं आती है, लेकिन पढ़कर आपने अगर उसको 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 लिख लिया। आप लोग आज भी पेन यूज करते हैं, पेन कॉपी यूज करते हैं, नहीं तो मोबाइल पे तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप बहुत सारे आप देखेंगे, जैसे मेरे घर में ही कई सारी लिखी हुई चीजें मेरे पास है जो कि मैंने कहीं किताब कॉपी से लिख के और वो कर लिया, और वो याद होती जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसको 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 लिखते भी चले जाइए। कई लोग किताब पर कुछ भी मार्क करना पसंद नहीं करते तो अलग कॉपी में लिख लें या कहीं भी, लेकिन जितना जितना ज्यादा आप नोट्स मेकिंग करेंगे उतना, बल्कि ये होता था कि मेरे नोट्स आज भी कॉलेज में बेचे जा रहे हैं वहां मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जिन्होंने मेरे नोट्स पढ़े उनका उतना अच्छा रिप्रोडक्शन, मतलब उतने नंबर नहीं आए जितने कि मुझे अपने ही नोट्स पढ़कर आए। शायद इसलिए कि मैंने खुद लिखे थे तो मुझे तो याद हो गए, बाकियों ने मेरा रट्टा मार लिया, उनको उतना याद नहीं आ पाया। तो कोशिश करिए, जो आदत होती है कि किसी ने बढ़िया नोट्स बनाए और हमने उसको उठा के पढ़ लिया और रट लिया, उससे ज्यादा है कि आपके अपने नोट्स हो तो वो सबसे ज्यादा याद होंगे। जी, किताब लिखने के लिए नहीं नहीं, मैं इंस्पायर तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ हूं अभी तक, लेकिन क्योंकि मैं बड़े कैजुअली लिखता हूं अभी तक, जैसे मैंने बताया कोई उपन्यास या कुछ ऐसे उस तरह से नहीं लिखा है। तो लेकिन हाँ, हिंदी में लिखने की इंस्पिरेशन ऐसे हुई थी कि नॉर्वे जो छोटी सी कंट्री है, मेरे ख्याल से जयपुर की जितनी जनसंख्या होगी उतनी पूरी नॉर्वे की जनसंख्या होगी, 50 लाख की जनसंख्या है वहां की। मेरे ख्याल से जयपुर की कितनी जनसंख्या है, करोड़ तो होगी, 60-65 लाख, तो जयपुर से छोटी जनसंख्या है। और उन्होंने मुझे शर्त रख दी कि आपको नॉर्वेजियन भाषा सबसे हाई लेवल की आनी चाहिए। मेरा सारा काम नॉर्वेजियन में है वहां पे, सारी बाकी काम भी नॉर्वेजियन है। तब मुझे लगा कि अरे यार, ये हमारे मतलब एक शहर से छोटा देश और वो कह रहा है कि अपनी भाषा में, नॉर्वेजियन भाषा में करो, तो हमें भी इतना बड़ा देश है तो कम से कम हिंदी में ही लिखना चाहिए उस हिसाब से। जी, कोई ब्रेक नहीं है।
अरे मनोरंजन हो गया आपका, बढ़िया, कोई ब्रेक नहीं है। अरे ब्रेक के बाद में वापस कब आओगे? कोई ब्रेक नहीं है। अरे सुन लो, मेरी बात सुनो, 12:30 छुट्टी कर देंगे, है ना? 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट पढ़ लो। ये कहाँ जा रहे हैं? अब कोई नहीं उठेगा अपने टेबल से, ठीक है? 20 मिनट पढ़ लो, उसके बाद छुट्टी करते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे अपन? संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कहा 2 प्रकार की प्रणाली होती है, कौन कौन सी? एक तो कौन सी? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, और दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है? तो इसमें हमने क्या कहा था? कितने प्रमुख होते हैं? 2 प्रमुख होते हैं, एक तो वास्तविक प्रमुख और दूसरा नाम मात्र का प्रमुख। यहां पर जो भी हेड हैं उनका चुनाव कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट किसे कहोगे आप? आप लोग वोट कर रहे हो, तो आप लोग वोट नहीं करते क्या? तो कौन करता है? हाँ, आप लोग वोट करते हो किसे? आपके एमपी को। आपके जो एमपी हैं वो मिलकर क्या चुनते हैं? प्रधानमंत्री। इसलिए आप आपके प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोट नहीं करते, लेकिन यूएसए के अंदर डायरेक्ट वोट होता है। तो यहां पर जो है वो किस प्रकार के इलेक्शन होते हैं? डायरेक्ट। और हमारे यहां पर किस प्रकार के इलेक्शन होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है? तो एक तो ये अंतर हो गया। इसके अलावा हमारे सिस्टम के अंदर यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में एक चीज देखने को मिलती है कि ये आपके विधायिका है, ये आपके कार्यपालिका है और ये आपके जुडिशरी है। कहने का मतलब जो विधायिका है